वेलकम टू CSR स्क्वायर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आई एम स्वाति माली और मैं डील करने वाली हूँ लाइफ साइंस सब्जेक्ट को। सो लाइफ साइंस में हम सबसे पहली यूनिट पढ़ते हैं बायोमॉलिक्यूल्स, बायोकेमिस्ट्री, राइट। सो बायोकेमिस्ट्री में हम बात करते हैं बायोमॉलिक्यूल्स की। बायोमॉलिक्यूल्स में कार्बोहाइड्रेट आता है, प्रोटीन, लिपिड्स, विटामिन, मिनरल्स, राइट। इसके अलावा हम मेटाबॉलिज्म पढ़ते हैं, इनका सिंथेसिस एंड डिग्रेडेशन के बारे में हम इंफॉर्मेशन लेते हैं। इस यूनिट में आप एंजाइम्स के बारे में पढ़ते हैं, राइट। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रोटीन, ओके। सो प्रोटीन की जब हम बात करें तो प्रोटीन जो है किससे मिलके बने होते हैं? अमाइनो एसिड से मिलके बने होते हैं। अगर हम स्टूडेंट से पूछे कि कितने टाइप के अमाइनो एसिड्स होते हैं तो स्टूडेंट्स का आंसर होता है 20, बट ऐसा नहीं है। सिर्फ 20 अमाइनो एसिड्स बॉडी में नहीं होते हैं, 500 से भी ज़्यादा अमीनो एसिड्स की डिस्कवरी हो चुकी है। तो ऐसा क्यों कहा जाता है कि सिर्फ 20 अमाइनो एसिड्स ही इन्वॉल्व होते हैं? 20 अमाइनो एसिड्स इसलिए हम बात करते हैं क्योंकि सिर्फ 20 अमाइनो एसिड्स ही प्रोटीन बनाने में हेल्प करते हैं, ओके। सो अमाइनो एसिड को अमाइनो एसिड क्यों कहा जाता है? अमाइनो एसिड में चूंकि अमाइनो ग्रुप और एसिडिक ग्रुप दोनों ही प्रेजेंट होते हैं, इसी रीजन से हम उसे क्या कहते हैं? अमाइनो एसिड कहते हैं, ओके। सो हम स्ट्रक्चर की सबसे पहले बात करें तो सेंटर एटम होता है अमाइनो एसिड में कार्बन। सेंटर एटम कौन सा होता है? कार्बन। कार्बन चूंकि हमें पता है 4 बॉन्ड्स बनाता है, तो इसके एक बॉन्ड से कौन अटैच होगा? अमीनो ग्रुप। और एक बॉन्ड से कौन अटैच होगा? एसिडिक ग्रुप। और इसी रीजन से इसे क्या कहा जाता है? अमाइनो एसिड कहा जाता है। अगर हम 20 के 20 अमाइनो एसिड की बात करें तो उसमें कॉमन क्या होगा? ओके, कॉमन होगा एक तरफ अमाइनो ग्रुप, एक तरफ एसिडिक ग्रुप और एक तरफ होगा हाइड्रोजन, ओके। तो चेंजेस कहाँ होंगे? चेंजेस होंगे आर ग्रुप में। जब हम 20 के 20 अमाइनो एसिड्स की बात करते हैं तो आर ग्रुप जो होता है हर एक अमाइनो एसिड में अलग होता, ओके। तो इसी आर ग्रुप के बेसिस पे हम अमाइनो एसिड का क्लासिफिकेशन भी पढ़ते हैं, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से। काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है क्लासिफिकेशन बेसिस पे पूछे जाते हैं, और क्लासिफिकेशन हम तब पढ़ सकते हैं जब हमें अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर पता हो, ओके। सो हमें क्लासिफिकेशन कंप्लीटली पता होना चाहिए कि कौन से अमाइनो एसिड एलिफेटिक अमाइनो एसिड्स होते हैं, कौन से अमाइनो एसिड एसिडिक अमाइनो एसिड्स होते हैं, और कौन से बेसिक होते हैं, हाइड्रोक्सी ग्रुप कंटेनिंग अमाइनो एसिड कौन से होते हैं, इसके अलावा सल्फर कंटेनिंग ग्रुप्स होते हैं। तो जब हम आर ग्रुप के बेसिस पर क्लासीफाई करते हैं तो ये जो भी हमने आपको क्लासिफिकेशन बताया है इस बेसिस पे ये क्लासीफाई होते हैं। और हम क्या कर सकते हैं? और क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे होगा कि कौन से अमाइनो एसिड जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व हो रहे हैं, कौन से अमाइनो एसिड प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं। इसके अलावा हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं कि कितने नंबर ऑफ अमाइनो ग्रुप और कितने नंबर ऑफ बेसिक ग्रुप जो है इसके अंदर प्रेजेंट होंगे, मतलब एसिडिक ग्रुप कितने प्रेजेंट होंगे, बेसिक ग्रुप कितने प्रेजेंट होंगे, इस बेसिस पर भी हम क्लासिफिकेशन समझते हैं, ओके। तो सबसे पहले हमें क्या आना चाहिए? हमें आना चाहिए अमाइनो एसिड का बेसिक स्ट्रक्चर बनाना, ओके। सो बेसिक स्ट्रक्चर जैसा मैंने अभी आपको बताया, सेंटर में होगा कार्बन, कार्बन के 4 बॉन्ड्स, एक तरफ होगा अमीनो ग्रुप और एक तरफ होगा एसिडिक ग्रुप, एक तरफ होगा हाइड्रोजन, और बाकी हम बात करेंगे आर ग्रुप की, ओके। तो अगर अमाइनो एसिड क्वेश्चन या आपको सेंटेंस लिखा हुआ मिलता है कि प्रोटीन या अमाइनो एसिड के अंदर आपको कौन कौन से एटम्स देखने के लिए मिलते हैं, तो बेसिकली सभी अमाइनो एसिड्स में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा? कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, राइट। इसके अलावा 2 अमाइनो एसिड ऐसी अमाइनो एसिड्स होती हैं जिनमें इन एटम्स के अलावा भी आपको एक एटम देखने के लिए मिलता है, विच इज सल्फर, ओके। सो सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स की जब हम बात करते हैं तो सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड के एग्जाम्पल होते हैं सिस्टीन एंड मिथ्योनिन, ओके। सो हम आगे बात करने वाले हैं अमाइनो एसिड्स के स्ट्रक्चर्स पर। स्ट्रक्चर्स पर जाने के पहले हम एक छोटी सी बात करते हैं न्यूट्रिशन की। सभी को पता है न्यूट्रिशन में प्रोटीन की कितनी बात की जाती है। हम जब कहते हैं कि हीमोग्लोबिन की कमी है, हीमोग्लोबिन की कमी क्यों हो रही है? हीमोग्लोबिन की कमी आयरन के कारण भी हो सकती है और प्रोटीन के कारण भी हो सकती है, क्योंकि हीमोग्लोबिन का जो है 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है उसमें हीम पार्ट और दूसरा होता है ग्लोबिन पार्ट। तो ग्लोबिन जो होता है हीमोग्लोबिन के अंदर वो प्रोटीन पार्ट होता है, ओके। सो अगर प्रोटीन की कमी हुई तो ग्लोबिन की कमी भी हो सकती है, इसीलिए ये सारी चीज़ें एक दूसरे से लिंक्ड हैं, ओके। तो हम थोड़ा सा न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें
तो हम कंप्लीट प्रोटीन और इनकम्प्लीट प्रोटीन की हम बात करते हैं। कंप्लीट प्रोटीन ऐसा प्रोटीन होता है जिसमें सभी अमाइनो एसिड्स आपको मिल जाती है खाने पर, जबकि इनकम्प्लीट प्रोटीन ऐसा प्रोटीन होता है जहाँ पर आपको वो पर्टिकुलर प्रोटीन अगर आपका डाइट में इन्वॉल्व है तो आपको कंप्लीटली क्या नहीं मिल पाती है, 20 के 20 अमाइनो एसिड्स नहीं मिल पाती है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमारी जितनी भी भोजन थाली होती है, हम जब बात करते हैं ओके, तो हम जब डोसा खा रहे होते हैं, आपको पता है डोसा कैसे बनता है, डोसा दाल और चावल की मिक्सिंग से बनता है। मीन्स जब हम बात करते हैं रोटी और दाल की, तो वहाँ पर भी कौन सी चीज़ मिक्स है, सीरियल्स और पल्सेस की हम बात करते हैं ओके। तो सीरियल्स और पल्सेस की हम यहाँ पर बात करते हैं। ये इन दोनों की मिक्सिंग करके क्यों खाई जाती है ओके। तो चूंकि सीरियल्स में आपको हम कहते हैं कि जो एनिमल प्रोटीन होता है वो कंप्लीट प्रोटीन की हम वहाँ पे बात करते हैं, और जो वेज प्रोटीन होता है वो हम कहते हैं इनकम्प्लीट प्रोटीन है। क्यों? क्योंकि अगर हम सीरियल्स की बात करते हैं तो सीरियल्स के अंदर क्या नहीं पाया जाता है, लाइसिन नाम का अमाइनो एसिड नहीं पाया जाता ओके। और पल्सेस की बात करें तो क्या नहीं पाया जाता है, मिथियोनिन नहीं पाया जाता। तो इसका रीज़न, इसको हम कैसे खा सकते हैं, हम मिक्सिंग करके खा लेते हैं। तो मिक्सिंग करने से क्या होगा, दोनों टाइप के अमाइनो एसिड्स, जैसे सीरियल्स में लाइसिन की कमी थी तो पल्सेस में तो लाइसिन है ना, वो उसकी कमी को पूरा कर देगा। वैसे ही पल्सेस में मिथ्योनिन की कमी है तो वो सीरियल्स खाने पर वो कमी क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी, राइट। तो इस तरीके से अगर न्यूट्रिशनली एक छोटी सी चीज़ है कि सीरियल्स में क्या नहीं पाया जाएगा, लाइसिन नहीं पाया जाएगा, और पल्सेस में क्या नहीं मिलेगा, मिथ्योनिन नहीं मिलेगा। इसे याद करने का कोड क्या है, इसे याद करने का कोड है CLPM। बस ये याद रखना है कि इसमें इनकी कमी है, सीरियल्स में लाइसिन नहीं होगा, पल्सेस में मिथ्योनिन नहीं होगा ओके। नेक्स्ट हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की। जब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें, फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब क्या, उसका टेस्ट क्या है, उसका अपीयरेंस क्या है। तो जब हम अमाइनो एसिड्स में बात करें तो अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर कैसा भी आपको दिख सकता है, फिजिकल स्ट्रक्चर कैसा दिख सकता है, सिलेंडर नीडल्स के शेप में आपको स्ट्रक्चर दिख सकता है। फॉर एग्जांपल टायरोसिन जो है वो सिलेंडर नीडल्स फॉर्म में आपको दिखाई देती है। सिस्टीन के स्ट्रक्चर की बात करें तो वो दिखाई देती है थिक हेक्सागोनल प्लेट्स के फॉर्म में। इसी तरीके से टेस्ट की अगर बात की जाए तो टायरोसिन टेस्टलेस अमाइनो एसिड है। इसके अलावा स्वीट नेचर आपको मिलता है ग्लाइसिन और एलेनिन अमाइनो एसिड, ये दोनों आपकी कौन सी अमाइनो एसिड्स हो जाती है, एलिफेटिक अमाइनो एसिड्स। देन बीटर अमाइनो एसिड जिसका टेस्ट कैसा होता है, बीटर होता है, विच इज आर्जिनिन, दिस इज आर्जिनिन। देन अगर हम बात करें एस और आर, अगर आपने कभी पढ़ा हो तो हम जब एपिमर्स की बात करते हैं या कॉन्फ़िगरेशंस की बात करते हैं ओके, आइसोमर्स की बात करते हैं, तो हम वहाँ पर आर और एस कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं। तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज होने पर भी फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज होगा ओके। फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज है तो ऐसा देखा जाता है कि एस फॉर्म वाला जो फिनाइलएलेनिन होता है उसका स्वीट टेस्ट होता है, जबकि आर फॉर्म वाला फिनाइलएलेनिन जो होता है उसका कैसा टेस्ट होता है, इसका बीटर टेस्ट होता है, राइट। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, क्या होगा, बीटर टेस्ट होगा ओके। नेक्स्ट हम फिजिकल प्रॉपर्टीज से आगे चलते हैं ओके। तो हम बात करेंगे हाइड्रोफोबिसिटी और हाइड्रोफिलिसिटी की। ये जो यहाँ पर अरेंजमेंट लिखा हुआ है कि कौन ज़्यादा हाइड्रोफिलिक होगा, कौन ज़्यादा हाइड्रोफिलिक होगा, इसकी बात हमें कब समझ आएगी, जब हम स्ट्रक्चर्स पूरी तरीके से पढ़ लेंगे ओके। अब हम बात करेंगे एम्फोटेरिक नेचर के बारे में। एम्फोटेरिक, एम्फो मतलब वर्ड का मतलब क्या होता है, मीन्स क्या होता है एम्फोटेरिक का ओके। एम्फोटेरिक नेचर, और कहाँ पढ़ते हैं हम ये वर्ड, इससे रिलेटेड वर्ड हम पढ़ते हैं एम्फीबिया में, पढ़ते हैं ना एम्फीबिया में। एम्फीबिया हम किसे कहते हैं, जो टेरेस्ट्रियल मोड पर भी रहते हैं, और हम क्या कहते हैं, जो वाटर वाले मोड में भी उनकी लाइफ रहती है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, एम्फीबिया कहते हैं। तो ये वर्ड जो है उसी से रिलेटेड है, राइट। आप इस तरीके से याद रख सकते हैं, मतलब ये कैसे नेचर शो कर रहे हैं आपको, ड्यूअल नेचर शो कर रहे हैं, मतलब दो टाइप का नेचर ये शो कर रहे हैं, ड्यूअल नेचर शो कर रहे हैं। और आगे हम क्या समझ सकते हैं, ये कैसे एक्ट करते हैं, ये एक्ट करते हैं एसिड के जैसे भी, और ये एक्ट करते हैं बेसिस के जैसे भी
ओके, मतलब अगर इनकी रिएक्शन हम एसिड से करवाना चाहें तो एसिड से भी रिएक्शन कर लेगा, बेसिस से करवाना चाहे तो बेसिस से भी रिएक्शन कर लेगा। ओके, इसी नेचर को हम क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक नेचर कहते हैं। जरा हम समझते हैं, जैसे ये एक अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर है, ये एक अमाइनो एसिड है, अगर इसे किसी एसिड से रिएक्शन करवाया जाए तो इसका COO वाला जो ग्रुप है वो क्या कर लेगा, यहाँ पर इससे रिएक्शन कर लेगा। अगर हम बात करें किसी बेस से रिएक्शन हम इसकी करवा रहे हैं, अगर बेस से रिएक्शन करवाएंगे तब भी ये क्या कर लेगा, बेस से रिएक्शन यहाँ पर कर लेगा, राइट। मतलब क्या कर रहा है ये, एसिडिक के साथ, एसिडिक नेचर वाले जो लिक्विड से, सोल्यूशन से, उनके साथ भी रिएक्शन कर लेगा और बेसिस के साथ भी रिएक्शन कर लेगा। यही कारण है इसे अमाइनो एसिड कहने का और यही कारण है इसे एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल कहने का। और आगे हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स की। क्लासिफिकेशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो क्लासिफिकेशन कौन कौन से बेसिस क्लासिफिकेशन के हो सकते हैं। क्लासिफिकेशन के बेसिस हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ आर ग्रुप, आप क्या कर सकते हो, अमाइनो एसिड को क्लासिफाई कर सकते हो। पोलैरिटी के बेसिस पर आर ग्रुप पोलर है, नॉन पोलर है, उस बेसिस पर हम क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं अमाइनो एसिड को। इसके अलावा प्रोटीन में डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, प्रोटीन बनाने में वो अमाइनो एसिड इन्वॉल्व हो रहे हैं या नहीं। इसके अलावा न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स के बेसिस पर जब आप बात करते हैं एसेंशियल अमाइनो एसिड, एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स की, तो वो भी क्या होंगे, वो किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन होता है, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स के बेसिस पर क्लासिफिकेशन होता है। और क्लासिफिकेशंस की बात करें तो कितने नंबर में, जैसे मैंने आपको बताया है कि अमाइनो ग्रुप कितने होंगे और एसिडिक ग्रुप कितने होंगे, उस बेसिस पर भी हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं आर ग्रुप के बेसिस पर क्लासिफिकेशन। आर ग्रुप क्या होता है, आर ग्रुप जैसा अभी हमने देखा, कार्बन में एक तरफ अमीनो ग्रुप होगा, एक तरफ एसिडिक ग्रुप होगा, एक तरफ हाइड्रोजन हमेशा ही प्रेजेंट होगा। 20 के 20 अमाइनो एसिड में इतना पोर्शन कॉमन होगा, हर एक अमाइनो एसिड में इतना पोर्शन कॉमन होगा। चेंजेस कहाँ होंगे, यहाँ पर होंगे, इस आर ग्रुप में होंगे। अब ये आर ग्रुप कैसा होगा, एसिडिक है, बेसिक है, सल्फर कंटेनिंग है, हाइड्रोक्सी ग्रुप कंटेनिंग है, उस बेसिस पर हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। ओके, तो क्लासिफिकेशन देखते हैं एलिफेटिक। सबसे पहले हम बात करेंगे सिंपल अमाइनो एसिड की। सिंपल अमाइनो एसिड्स क्या होंगे, एलिफेटिक अमाइनो एसिड्स क्या होंगे, जिसमें आर ग्रुप में सिर्फ क्या प्रेजेंट हो, कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, इसके अलावा कोई और आइटम ना हो, तो हम इसे क्या कहेंगे, एलिफेटिक अमाइनो एसिड्स कहेंगे। एलिफेटिक अमाइनो एसिड के एग्जाम्पल की जब हम बात करें तो कौन कौन से हो जाएंगे, ग्लाइसिन, कौन कौन से एग्जाम्पल हो जाएंगे एलिफेटिक अमाइनो एसिड के, एक हो जाएगा ग्लाइसिन, ग्लाइसिन के अलावा हम पढ़ते हैं एलेनिन, एलेनिन के अलावा हम पढ़ते हैं ल्यूसिन, ल्यूसिन के अलावा क्या पढ़ा जाता है, वैलिन, वैलिन एंड एक और होता है आइसोल्यूसिन। ओके, तो ये 5 अमाइनो एसिड हम ऐसे अमाइनो एसिड्स पढ़ते हैं जो कैसे नेचर के होते हैं, एलिफेटिक नेचर के होंगे। चूंकि इनके आर ग्रुप में कोई पोलैरिटी नहीं है, ये क्या नहीं कर पाएंगे, पोलर मॉलिक्यूल के साथ में या पोलर सोल्यूशन के साथ में रिएक्शन नहीं कर पाएंगे, तो ये इसे हम क्या कहेंगे, नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स। ओके, क्या कहेंगे, नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स। नेक्स्ट हम क्लासिफिकेशन की बात करेंगे सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड। चलिए पहले हम पढ़ते हैं हाइड्रोक्सी अमाइनो एसिड। हाइड्रोक्सी अमाइनो एसिड क्या हो जाएगा, इसकी ऐसे अमाइनो एसिड्स जिनके आर ग्रुप में क्या प्रेजेंट हो, OH प्रेजेंट हो, तो हम क्या कहेंगे, हाइड्रोक्सी अमाइनो एसिड। देन द नेक्स्ट इन द क्लासिफिकेशन इज सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड। सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड क्या होता है, एक हम एग्जांपल पढ़ते हैं सिस्टीन और एक पढ़ते हैं मिथियोनिन का। मीन्स इनके आर ग्रुप में क्या मिलेगा आपको, सल्फर मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं एसिडिक अमाइनो एसिड की। एसिडिक अमाइनो एसिड में आर ग्रुप में क्या होगा, एसिडिक ग्रुप होगा, इसीलिए हम क्या कह रहे हैं, इनको एसिडिक अमाइनो एसिड कह रहे हैं। एग्जाम्पल है ग्लूटामिक एसिड एंड एस्पार्टिक एसिड। ओके, एक नाम जो है स्ट्रक्चर के साथ में अमाइनो एसिड का याद होना चाहिए। ओके, कुछ अमाइनो एसिड के आर ग्रुप काफ़ी हैवी होते हैं, हम ये नहीं कहते हैं कि हमें सारे के सारे स्ट्रक्चर्स याद होना चाहिए, बट इतना याद होना चाहिए कि हम उन अमाइनो एसिड को उन स्ट्रक्चर के बेसिस पे क्लासीफाई कर पाएँ। ओके, नेक्स्ट अमाइनो एसिड अमाइड्स, ये क्या होंगे, अमाइनो एसिड अमाइड्स होंगे। अमाइनो एसिड अमाइड्स क्या होते हैं, जैसे आप जब अमाइनो एसिड अमाइड के एग्जाम्पल्स देखेंगे तो आपको मिलेगा एस्पैरेजिन एंड ग्लूटामिन।
आप इनके स्ट्रक्चर्स कैसे याद रख सकते हैं वो भी हम आगे देखेंगे। जैसे कि एस्पार्टिक एसिड से ही, एस्पार्टिक एसिड के ही मॉडिफिकेशन से क्या बनता है, एस्पारेजिन बनता है, और ग्लूटामिक एसिड के ही मॉडिफिकेशन से क्या बनता है, ग्लूटामीन बनता है। इसे हम बेसिक अमाइनो एसिड क्या नहीं कहेंगे, मतलब बेसिक वाले फॉर्म में इसे क्यों नहीं रखा गया डायरेक्टली यहाँ पर। तो ये कौन कौन से हो जाते हैं, लाइसिन एंड आर्जिनिन। ये कौन कौन से हो जाएंगे, लाइसिन एंड आर्जिनिन। उन्हें हमने किस में नहीं रखा, एस्पैरेजिन और ग्लूटामीन को बेसिक अमाइनो एसिड में नहीं रखा है, ये अलग क्लासिफाइड कैटेगरी में है, जो है अमाइनो एसिड, अमाइड की कैटेगरी। ओके, नेक्स्ट बेसिक अमाइनो एसिड, चूंकि इनके आर ग्रुप में क्या प्रेजेंट होता है, इनके आर ग्रुप में बेसिक क्या प्रेजेंट होगा, कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा NH2 ग्रुप आपको मिलेगा या NH3 प्लस ग्रुप आपको देखने के लिए मिलेगा। एग्जाम्पल्स में हम पढ़ते हैं लाइसिन एंड आर्जिनिन को। नेक्स्ट हो जाता है हेट्रोसाइक्लिक अमाइनो एसिड। अब हेट्रोसाइक्लिक अमाइनो एसिड्स क्या होंगे, हेट्रोसाइक्लिक नाम से समझ में आ रहा है कहीं ना कहीं साइकिल जो है, हम होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक की बात करें तो क्या हो जाएगा, अगर एक ही टाइप के एटम से कोई रिंग बनी हुई है तो उसे हम कहेंगे होमोसाइक्लिक, बट यहाँ हम बोल रहे हैं दिस इज हेट्रोसाइक्लिक अमाइनो एसिड। अगर मैं बेंजीन रिंग की बात करूं तो बेंजीन रिंग कैसी रिंग हो जाएगी, बेंजीन रिंग हो जाएगी ऐसी रिंग जिसके अंदर क्या प्रेजेंट हो, एक ही टाइप के एटम्स प्रेजेंट हो। लेकिन हेट्रोसाइक्लिक रिंग क्या किसे कहेंगे, अगर मान लो इस कार्बन की जगह यहाँ पर नाइट्रोजन आ जाए, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स अगर उस रिंग में प्रेजेंट है तो उसे हम कहेंगे हेट्रोसाइक्लिक अमाइनो एसिड। और उसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से हो जाएंगे, ट्रिप्टोफैन, हिस्टिडीन, प्रोलीन। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे एरोमेटिक अमाइनो एसिड। सभी जानते हैं एरोमेटिक रिंग क्या होती है, हम बेंजीन रिंग की ही बात करते हैं। इस टाइप की रिंग जहां आपको मिलेगी, ठीक है, साथ में आपको बॉन्ड्स देखने के लिए मिलेंगे, इसे ही हम क्या कहते हैं, एरोमेटिक अमाइनो एसिड। एरोमेटिक अमाइनो एसिड इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जितना भी हम एब्जॉर्प्शन देखते हैं प्रोटीन्स में, अमाइनो एसिड्स में, जो यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने वाली अमाइनो एसिड्स होती है वो कौन सी होती हैं, एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स। तो एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स के एग्जाम्पल्स क्या क्या हो जाएंगे, इनके आर चेन में आर ग्रुप कौन सा पाया जाएगा, एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स में एरोमेटिक रिंग्स आपको देखने के लिए मिलेगी। एग्जाम्पल है फिनाइलएलेनिन, टायरोसिन, इवन ट्रिप्टोफैन में भी आपको क्या देखने के लिए मिलती है, एरोमेटिक रिंग देखने के लिए मिलती है। तो एक और एग्जाम्पल इसका हो जाएगा ट्रिप्टोफैन। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ अमाइनो एसिड इन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जब हम एक बार सारे के सारे स्ट्रक्चर पढ़ लेंगे फिर इनको क्लासिफिकेशन या इनको क्लासिफाई करना हमारे लिए सिंपल हो जाता है। तो अब हम चलते हैं स्ट्रक्चर पढ़ने के लिए। ओके, तो जैसा हमने देखा एलिफेटिक अमाइनो एसिड में हमने कौन कौन सी अमाइनो एसिड्स पढ़ी थी, ग्लाइसिन, एलेनिन, वैलिन, ल्यूसीन एंड आइसोल्यूसीन। सबसे पहले हम इन अमाइनो एसिड्स की बात करेंगे। ओके, तो ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर आपको कैसा देखने के लिए मिलेगा, अगर मैं आपको ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर बनाना सिखाऊं तो आपको पता है ये सभी में क्या होगा, कॉमन होगा। यहाँ पे आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ओके, एक तरफ हाइड्रोजन, चेंज कहाँ पे होगा, यहाँ पर। तो इसमें चेंज अगर हो रहा है तो यहाँ क्या होगा, ग्लाइसिन में इस साइड भी क्या प्रेजेंट होगा, सिंपल हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। इसी रीजन से ग्लाइसिन को क्या कहा जाता है, सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड कहा जाता है। क्योंकि इसके आर ग्रुप में क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड। अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे, आप देख सकते हैं ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर क्या दिखाई दे रहा है, ग्लाइसिन में एक्स्ट्रा आपको जो ब्लू पोर्शन से दिखाई दे रहा है वो सारे क्या हैं, इनमें आर ग्रुप्स हैं। ओके, तो आप यहाँ से इजीली डिफरेंशिएशन कर सकते हैं कि क्या सभी अमाइनो एसिड में सिमिलर है, ये सारे चीज़ें क्या हैं, सिमिलर है। चेंजेस कहाँ आ रहे हैं, आर ग्रुप में आ रहे हैं। ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर आपको याद हो गया, ग्लाइसिन में आर ग्रुप में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन होगा। ओके, अगर यहाँ पर मैं चेंज करती जाऊँ, अब आपको पता है जितने भी स्ट्रक्चर होंगे इनमें इन तीनों बॉन्ड्स पर सिमिलर होंगी सारी चीज़ें, चेंजेस होंगे आर ग्रुप में। ग्लाइसिन की बात करी थी तो हमने यहाँ पे लगाया था हाइड्रोजन। ओके, नेक्स्ट अमाइनो एसिड है, धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाएंगे और स्ट्रक्चर सीखते जाएंगे। नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम बनाने वाले हैं एलेनिन का। जरा देखिए एलेनिन में आपको क्या चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, इस बॉन्ड से क्या अटैच हो जाएगा, CH3 मिथाइल ग्रुप। आपको सिर्फ एक मिथाइल ग्रुप ऐड करना है, एक नया अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर आपको मिला। ठीक है, एक हाइड्रोजन की जगह आपने क्या लगा दिया, CH3 मॉलिक्यूल ऐड कर दिया, तो ये क्या बन गया,
ये कौन सा अमाइनो एसिड बन गया? एलेनिन अमाइनो एसिड बन गया, राइट। और क्या चेंजेस करना है जरा हम फिर से देखते हैं। आपने क्या किया? एलेनिन। अब इस एलेनिन मॉलिक्यूल को जरा याद रखना, इस एलेनिन मॉलिक्यूल में क्या मॉडिफिकेशंस करके आप दूसरे स्ट्रक्चर्स को याद कर सकते हैं, जरा देखते हैं। अभी आपने एलेनिन में पढ़ा, यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल्स हैं? क्या कौन सा मॉलिक्यूल है? मिथाइल है, मतलब यहाँ पर क्या अटैच था? CH3 अटैच था। ओके, नेक्स्ट आपको क्या करना है? आपको स्ट्रक्चर याद करना है वैलीन का। तो वैलीन में आपको क्या याद रखना है? आपको इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं, जिस तरीके से आपने यहाँ पे CH3 जोड़ा था, एक हाइड्रोजन को इसके साथ जुड़ा रहने दो और आपको क्या कर देनी है? इसकी ब्रांचिंग कर देनी है। अब ये कैसे याद रहेगा कि इस मॉलिक्यूल में आपको ब्रांचिंग करनी है? ओके, तो आपकी कॉपी में आप लिख सकते हैं कि ब्रांच्ड चेन अमाइनो एसिड के एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं। ब्रांचिंग समझते हैं, सीधा सीधा कुछ अटैच ना होते हुए ब्रांच फॉर्म में निकला हुआ हो। आपको स्ट्रक्चर में दिख रहा है यहाँ पे जो मिथाइल ग्रुप अटैच हुआ था उससे 2 कार्बन और अटैच हो गए। क्या हो जाएंगे? 2 कार्बन और अटैच हो जाएंगे। कुछ नहीं है तो यहाँ पर क्या होगा? हाइड्रोजन इसके साथ में अटैच होगा और ये स्ट्रक्चर किसका रेडी हो गया? ये स्ट्रक्चर रेडी हो गया है वैलीन का। ओके, सो वैलीन, ल्यूसीन एंड आइसोल्यूसीन, तीनों के स्ट्रक्चर में आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तीनों में आपको क्या देखने के लिए मिल रही है? ब्रांचेस देखने के लिए मिल रही है। यही रीजन है कि ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन और वैलीन तीनों कैसे एग्जाम्पल्स, किसके एग्जाम्पल होते हैं? ब्रांच्ड चेन अमाइनो एसिड के एग्जाम्पल्स होते हैं। इसे कब तक याद नहीं रखा जा सकता है? जब तक हमें स्ट्रक्चर नहीं पता हो। जब हमें स्ट्रक्चर पता चल गया है कि ब्रांचेस निकली हुई है, किस में निकली है? R ग्रुप में निकली हुई है ब्रांचेस, तो इसे हम क्या कहेंगे? ब्रांच्ड चेन अमाइनो एसिड कहेंगे। ओके, नेक्स्ट स्ट्रक्चर आप कैसे याद कर सकते हैं? फिर से हम ग्लाइसिन के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। ग्लाइसिन के स्ट्रक्चर में यहाँ पे हाइड्रोजन था। नेक्स्ट हमने बात करी एलेनिन के स्ट्रक्चर में, यहाँ पर CH3 था, R ग्रुप क्या था? CH3। नेक्स्ट हमने बात की वैलीन। ओके, तो वैलीन में क्या देखा हमने? वैलीन में देखा यहाँ पर जो मिथाइल ग्रुप एलेनिन में अटैच था उससे 2 बॉन्ड से हमने 2 ब्रांचेस निकाली और बाकी सारे जितने भी बॉन्ड्स थे उनको हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर दिया। क्या करना है? नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमें पढ़ना है ल्यूसीन का। कुछ नहीं करना है, ये जो पूरा स्ट्रक्चर आपने बनाया था किसके लिए? वैलीन के लिए। इसको थोड़ा सा नीचे शिफ्ट करो, एक बीच में क्या ऐड कर देना है? एक CH2 मॉलिक्यूल और ऐड कर देना है। फिर से हम देखते हैं क्या किया हमने। यहाँ पर आपके पास CH मतलब जो आपका मिथाइल ग्रुप आपने ऐड किया था एलेनिन के अंदर, उसी में आपने क्या ऐड कर दिए हैं? CH3 की 2 ब्रांचेस आपने उसके अंदर ऐड करी। इस पूरे मॉलिक्यूल को जरा सा नीचे की साइड में शिफ्ट करो, ये सेम है। सिमिलर है वैलीन और ल्यूसीन में, क्या एक्स्ट्रा ऐड हुआ? CH3। तो आपको 4 अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर से भी याद हो चुके हैं। नेक्स्ट हमें क्या देखना है? नेक्स्ट हम बात करेंगे आइसोमर्स की। क्या आप जो पढ़ रहे हैं, आपने जैसे देखा ल्यूसीन, ओके, ल्यूसीन आपको दिखाई दे रहा है। दूसरा क्या मिल रहा है आपको? आइसोल्यूसीन का नेम मिल रहा है। क्या चेंजेस है इनके नेम में? आइसो हमें बता रहा है ये एक दूसरे के क्या हैं? आइसोमर्स हैं। अगर ये एक दूसरे के आइसोमर्स हैं तो इनके स्ट्रक्चर में क्या होगा? स्ट्रक्चरल चेंजेस होंगे, बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? सेम होगा। मतलब इसमें जितने कार्बन अटैच हैं और हाइड्रोजन अटैच हैं उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका सेम होगा, बट स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? डिफरेंट। तो अगर हमें ल्यूसीन का स्ट्रक्चर याद है तो कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि जितने कार्बन आपको R चेन में दिखाई दे रहे हैं उतने ही कार्बन आपको आइसोल्यूसीन में भी बनाने होंगे। क्या आपको कैसे आप बना सकते हैं स्ट्रक्चर ल्यूसीन से आइसोल्यूसीन का? क्योंकि आपने क्या देखा अभी? R चेन में ल्यूसीन के क्या प्रेजेंट था? R चेन में प्रेजेंट था CH2, देन कार्बन, उसके साथ में एक हाइड्रोजन और उसकी 2 ब्रांच। इसीलिए इसे भी हम कौन सी कैटेगरी में रखते हैं? ब्रांच चेन अमाइनो एसिड की कैटेगरी में रखते हैं। नेक्स्ट हम स्ट्रक्चर किसका बनाने जा रहे हैं? आइसोल्यूसीन का। तो हमें क्या देखना है? नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स हमारे पास सिमिलर होना चाहिए जैसा हमारे पास ल्यूसीन में था। क्या करेंगे? सबसे सिंपल तरीका, जो पहला कार्बन है उससे दूसरा कार्बन अटैच, उसी से तीसरा कार्बन अटैच। ये तो हो गई एक चेन, ये तो सभी में सिमिलर होगा। यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे अमाइनो ग्रुप हम बना रहे हैं, यहाँ पे हम COO की बात कर रहे हैं।
क्या चेंजेस होगा आर ग्रुप में? 3 कार्बन आपको सीधा सीधा बनाना है और जो पहला कार्बन है उससे एक कार्बन को और अटैच कर दो। जितनी भी जगह खाली है, जितने भी बॉन्ड्स एक्स्ट्रा है उनको सेटिस्फाई कर दो। किससे? हाइड्रोजन से। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन की हमें ज़रूरत पड़ेगी। हो गए 4 बॉन्ड्स कार्बन की कंप्लीट। यहाँ पे हमें 3 हाइड्रोजन की ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ पे हमें 2 हाइड्रोजन की ज़रूरत है और यहाँ पर 3। ये किसका स्ट्रक्चर बन गया? ये था ल्यूसीन का स्ट्रक्चर, ये बन गया आइसोल्यूसीन का स्ट्रक्चर। कुछ भी टफ नहीं है, बहुत सिंपल स्ट्रक्चर्स हैं। एक के बाद एक आपको बनाते जाना है। अभी तक आपने 5 अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर बनाना सीख लिए होंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं, ये सभी किसके एग्जाम्पल्स हमने पढ़े? एलिफेटिक अमाइनो एसिड्स में। एलिफेटिक अमाइनो एसिड्स में हमने पढ़ा ग्लाइसिन, एलिनिन, वैलिन, ल्यूसीन एंड आइसोल्यूसीन के बारे में। नेक्स्ट हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट कैटेगरी क्लासिफिकेशन की, जो कौन सी होगी? हाइड्रोक्सी आयन कंटेनिंग अमाइनो एसिड। हाइड्रोक्सी आयन कंटेनिंग अमाइनो एसिड की बात करें, मतलब उनके उस अमाइनो एसिड के आर ग्रुप में क्या प्रेजेंट होना चाहिए? OH प्रेजेंट होना चाहिए। आ जाइए फिर से कौन से स्ट्रक्चर के ऊपर? एलेनिन के स्ट्रक्चर के ऊपर। क्या देखा था हमने एलेनिन के स्ट्रक्चर में? यहाँ पर क्या था? CH3 था। क्या मैं इस CH3 को ऐसे भी लिख सकती हूँ? क्या इस CH3 को ऐसे लिखा जा सकता है? बिल्कुल लिखा जा सकता है। कुछ नहीं करना है, इस एलेनिन के स्ट्रक्चर में किसी एक बॉन्ड पे आप क्या जोड़ दो? OH जोड़ दो। किसका स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा? ये आपको स्ट्रक्चर मिल गया सीरीन का। हाइड्रोक्सी आयन कंटेनिंग अमाइनो एसिड के एग्जाम्पल्स होते हैं सीरीन एंड थ्रियोनिन। हम इसी में टायरोसिन की भी बात करते हैं, लेकिन उसे हम कौन सी कैटेगरी में रखते हैं? उसे हम रखते हैं एरोमेटिक अमाइनो एसिड की कैटेगरी में, लेकिन उस चेन में OH भी प्रेजेंट होता है। यही कारण है कि उसे हम हाइड्रोक्सी ग्रुप आयन की कैटेगरी में भी रखते हैं, हाइड्रोक्सी ग्रुप आयन कंटेनिंग अमाइनो एसिड की कैटेगरी में। बेसिकली हम किसे पढ़ते हैं? सीरीन एंड थ्रियोनिन को। ओके, तो किस तरीके से हमने स्ट्रक्चर याद किया सीरीन का? हमने एलिनिन के ही स्ट्रक्चर को याद किया और हमने किसका स्ट्रक्चर बना लिया? किसका स्ट्रक्चर बना लिया हमने स्ट्रक्चर बना लिया है सीरीन का। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? हम इस तरीके से उसको लिख सकते हैं। क्या बताया था मैंने अभी आपको? इस कार्बन के 3 बॉन्ड्स तो थे ही। ओके, तीनों तरफ यहाँ पे एलिनिन में हाइड्रोजन अटैच था। मैंने कहा एक बॉन्ड पे आपको क्या ऐड कर देना है? OH ऐड कर देना है। तो ये क्या स्ट्रक्चर बन गया? CH2OH का स्ट्रक्चर बन गया। आप डायरेक्टली यहाँ पे CH2OH लिख सकते हैं। ये हो गया स्ट्रक्चर सीरीन का। नेक्स्ट हम बात करेंगे थ्रियोनिन के स्ट्रक्चर की। ओके, सो थ्रियोनिन में क्या होगा? थ्रियोनिन में भी OH है। कैसे याद करेंगे? स्ट्रक्चर को? अगेन एलिनिन का मॉलिक्यूल याद रखें, या फिर आप सीरीन का भी मॉलिक्यूल याद रख सकते हैं, सीरीन का स्ट्रक्चर याद रख सकते हैं। अभी आपने देखा 2 तरफ इसमें हाइड्रोजन थे, एक तरफ आपने OH बनाया था। ओके, कुछ नहीं करना है, आपको थ्रियोनिन का स्ट्रक्चर बनाना है। एक हाइड्रोजन को हटाकर यहाँ पे CH3 ऐड कर दो। ये स्ट्रक्चर किसका रेडी हो जाएगा? थ्रियोनिन का स्ट्रक्चर रेडी हो जाएगा। इसी तरीके से हमने क्या देखा? एलिनिन से हमने वैलिन का स्ट्रक्चर बनाना सीखा, वैलिन से हमने ल्यूसीन का स्ट्रक्चर बनाना सीखा। ल्यूसीन चूंकि आइसोल्यूसीन का क्या होता है? आइसोमर होता है, तो हम उसका भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं। नेक्स्ट एलिनिन के स्ट्रक्चर से ही हमने किसका स्ट्रक्चर सीखा? सीरीन का स्ट्रक्चर सीखा। और सीरीन का स्ट्रक्चर, क्योंकि सीरीन और थ्रियोनिन दोनों हाइड्रोक्सी आयन कंटेनिंग ग्रुप्स होते हैं, हाइड्रोक्सी आयन कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स होते हैं, तो दोनों में OH प्रेजेंट होगा। क्या चेंजेस करने हैं? सिर्फ सीरीन के मॉलिक्यूल में जहाँ पे CH2OH था, वहाँ से एक हाइड्रोजन और रिमूव करके आपको एक मिथाइल ग्रुप को ऐड करना है। तो किसका स्ट्रक्चर बन जाएगा? वो स्ट्रक्चर आपको मिलेगा थ्रियोनिन का। ओके, तो अभी तक आपने कितने अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर सीख लिए हैं? 5 एलिफेटिक अमाइनो एसिड और 2 हाइड्रोक्सी आयन कंटेनिंग अमाइनो एसिड, नॉट आयन, हाइड्रोक्सी ग्रुप कंटेनिंग अमाइनो एसिड। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड। ओके, कौन सी अमाइनो एसिड हो जाएगी? सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड। जितने भी मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, मैंने कहा था अमाइनो एसिड जो होती है उसके अंदर कौन कौन से एटम्स आपको देखने के लिए मिलेंगे? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ओके, आर ग्रुप में आपको एक्स्ट्रा सल्फर सिर्फ 2 अमाइनो एसिड में मिलेगा। वो अमाइनो एसिड है सिस्टीन एंड मिथ्योनिन। ओके, तो नेक्स्ट जो कैटेगरी है क्लासिफिकेशन की वो है सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड, जिसमें आप किसकी बात करते हैं? सिस्टीन एंड मिथ्योनिन की बात करते हैं। अगेन स्ट्रक्चर याद करना है। कैसे याद कर सकते हैं आप? एलिनिन के स्ट्रक्चर से
भी याद कर सकते हैं, सीरीन के स्ट्रक्चर से भी इसे याद कर सकते हैं। जैसे सीरीन में हमने क्या देखा था, सीरीन में हमने देखा था CH2 के साथ में क्या जुड़ा हुआ था, O एंड देन H जुड़ा हुआ था। इस ऑक्सीजन की जगह आपको क्या ऐड करना है, सल्फर अगर आपने ऐड कर दिया तो ये किसका स्ट्रक्चर बन जाएगा, किसका स्ट्रक्चर बन जाएगा, सिस्टीन का स्ट्रक्चर बन जाएगा। एलिनिन से सीखना है, एलिनिन का स्ट्रक्चर ही याद रखो। क्या कैसे लिखोगे आप, एक तरफ यहाँ पर NH2, अमाइनो एसिड में ये सारी चीज़ें क्या होगी आपको कॉमनली आपको मिलेगी ही, है ना। R ग्रुप में क्या रहेगा, इसमें एलिनिन में आप बनाते हैं CH3, यहाँ पे क्या करना है, उस एक हाइड्रोजन को हटाकर यहाँ पर S और H को जोड़ देना है। या फिर आप अगर इसे सीरीन से कंपेयर करना चाहो तो सीरीन के R ग्रुप में आपको क्या मिल रहा था, सीरीन के R ग्रुप में आपको देखने के लिए मिल रहा था CH2OH। क्या डिफरेंस है सीरीन और सिस्टीन के मॉलिक्यूल में, स्ट्रक्चर में, यहाँ पर आपको ऑक्सीजन मिल रहा था, यहाँ पर आपको सल्फर मिल रहा था। इसी सल्फर की प्रेजेंस के कारण इसे हम कौन सी कैटेगरी में पढ़ते हैं, सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड की कैटेगरी में पढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड का कौन सा है, मिथ्योनीन। कैसे याद करेंगे मिथ्योनीन का स्ट्रक्चर, कैसे याद किया जा सकता है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको दो मॉलिक्यूल CH2 अगेन CH2 देन एक सल्फर आपको बीच में ऐड करना है, देन ये क्या हो जाएगा CH3। कैसे याद कर सकते हैं, सीरीन के मॉलिक्यूल से, क्योंकि यहाँ पर ये क्या था, सिस्टीन के मॉलिक्यूल में यहाँ पर हाइड्रोजन था, इस हाइड्रोजन की जगह आप क्या ऐड कर दो, पहले CH3 ऐड कर दो। ओके, फिर से इसको बनाते हैं। हमने देखा सिस्टीन का स्ट्रक्चर हमें बनाना आ गया। सिस्टीन के स्ट्रक्चर में क्या हमने देखा था, CH2 एंड S, देन यहाँ पर क्या था, हाइड्रोजन। इस हाइड्रोजन को यहाँ से हम हटाते हैं, इस हाइड्रोजन की प्लेस पर हम किसे ऐड करते हैं, हम ऐड करेंगे CH3 को। इतना आया समझ में। अभी भी मिथ्योनीन के स्ट्रक्चर में क्या बाकी आ रहा है, मतलब हमें यहाँ पे ये सल्फर के दो बॉन्ड्स तो मिल गए। इस पूरे मॉलिक्यूल को, इस पूरे स्ट्रक्चर को थोड़ा सा नीचे शिफ्ट करके यहाँ पे एक कार्बन को आपको और ऐड कर देना है, तो आपको किसका स्ट्रक्चर मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा मिथ्योनीन का स्ट्रक्चर। मीन्स CH2 यहाँ पे आपको बीच में एक्स्ट्रा ऐड करना है, बाकी पूरा स्ट्रक्चर यही रखना है। इस तरीके से हम सारे के सारे स्ट्रक्चर्स को याद कर सकते हैं। प्रैक्टिस हर चीज़ में लगती है, प्रैक्टिस करोगे तो स्ट्रक्चर्स भी बनाना आ जाएंगे, है ना। नेक्स्ट हम बात करेंगे अब कौन से अमाइनो एसिड की। हमने कौन कौन से स्ट्रक्चर सीख लिए हैं। एलिफेटिक अमाइनो एसिड में ग्लाइसिन, देन एलेनिन में CH3 मॉलिक्यूल, देन वैलिन, ल्यूसीन एंड आइसोल्यूसिन में हमने देखा ब्रांच चेन अमाइनो एसिड्स होती है, देन हमने सीरीन पढ़ा, देन हमने थ्रियोनिन पढ़ा। ये दोनों अमाइनो एसिड कैसी थी, हाइड्रोक्सी ग्रुप आयन कंटेनिंग, हाइड्रोक्सी ग्रुप कंटेनिंग अमाइनो एसिड। देन हमने देखा सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड, सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड कौन कौन सी हो जाएगी, सिस्टीन एंड मिथ्योनीन। इतने स्ट्रक्चर्स हम देख चुके हैं। नेक्स्ट कैटेगरी जो आएगी क्लासिफिकेशन की वो होगी एसिडिक ग्रुप कंटेनिंग अमाइनो एसिड। अब एसिडिक ग्रुप कंटेनिंग अमाइनो एसिड मीन्स क्या, R ग्रुप में क्या प्रेजेंट होगा, COOH कहीं ना कहीं आपको देखने के लिए मिलेगा। कैसे याद करेंगे, फिर से एलेनिन के मॉलिक्यूल पे चले जाओ। एलेनिन का स्ट्रक्चर क्या था, एलेनिन के स्ट्रक्चर में CH3 देखने के लिए मिल रहा था। इसका एक हाइड्रोजन आपको क्या करना है, रिमूव करना है। कैसे आप याद करोगे, कहाँ दिख रही है आपको, सबसे पहले हमें क्या इसमें पता होना चाहिए, एसिडिक अमाइनो एसिड्स की हम बात कर रहे हैं। एसिडिक अमाइनो एसिड में एग्जांपल किसका होगा, एस्पार्टिक एसिड का एंड ग्लूटामिक एसिड का। ओके, इन्हें हम क्या भी बोलेंगे, एस्पार्टेट भी कहेंगे, ग्लूटामेट भी कहेंगे। अगर आयनिक फॉर्म में प्रेजेंट है तो इनका नेम जो है वो इस तरीके से बोल दिया जाता है। तो कौन कौन से एग्जाम्पल है एसिडिक अमाइनो एसिड के, एक होगा एस्पार्टिक एसिड, दूसरा होगा ग्लूटामिक एसिड। ओके, कैसे याद करेंगे स्ट्रक्चर को, क्या चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे आपको, एलेनिन से क्या डिफरेंट मिलेगा। CH3 आप बनाते ही हैं, CH2 रहने दीजिए, एक हाइड्रोजन को रिमूव करके क्या ऐड कर दिया, सिर्फ एक एसिड ग्रुप को ऐड कर दिया, किसका स्ट्रक्चर बन जाएगा, एस्पार्टिक एसिड का स्ट्रक्चर बन गया। ग्लूटामिक एसिड का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ग्लूटामिक एसिड में क्या डिफरेंट होगा एस्पार्टिक एसिड से, तो चूंकि इतना तो हम बना ही रहे थे, इससे हमने डायरेक्टली किससे अटैच कर दिया था, COOH को अटैच कर दिया था। चूंकि एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड में क्या डिफरेंस होगा, एस्पार्टिक एसिड में एक CH2 बीच में होगा, जबकि यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, ग्लूटामिक एसिड में दो कार्बन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगे, बीच में CH2 के दो मॉलिक्यूल, और इससे अटैच होगा अगेन COOH। क्या डिफरेंस मिल रहा है, एलेनिन से आप एस्पार्टिक एसिड का स्ट्रक्चर याद कर सकते हैं और बीच में एक CH2 और जोड़ना है। ओके, तो क्या किसका स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा,
किसका स्ट्रक्चर मिल जाएगा, ग्लूटामिक एसिड का स्ट्रक्चर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इतना हमने कंप्लीट किया। हमने अभी लास्ट किसके स्ट्रक्चर्स देखे हैं, एसिडिक अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर्स को हमने देखा। ओके, नेक्स्ट हमें क्या पढ़ना है, चलिए जब हमने अभी आपको दिखाया था ये वाली कैटेगरी अमाइनो एसिड अमाइड्स। अब अमाइनो एसिड अमाइड्स क्या होते हैं, एस्पैरेजिन एंड ग्लूटामिन। क्या बताया था मैंने, एस्पार्टिक एसिड से ही एस्पैरेजिन बनेगा, मीन्स जो मॉडिफिकेशन है एस्पार्टिक एसिड में मॉडिफिकेशन करके हम एस्पैरेजिन का स्ट्रक्चर सीख सकते हैं। और ग्लूटामिक एसिड का स्ट्रक्चर अगर याद है तो हम ग्लूटामिन का स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। क्या चेंजेस है स्ट्रक्चर में, जरा देखते हैं। जरा देखते हैं क्या स्ट्रक्चर में चेंजेस आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। ओके, तो दिस इज एस्पार्टेट एंड दिस इज एस्पैरेजिन। ओके, क्या चेंजेस होंगे, ये जो COO आपने ऐड किया था इसके अंदर, इस COO ओके इसमें से एक ऑक्सीजन आप, अच्छा इसको थोड़ा सा मॉलिक्यूल को फैला के लिखते हैं, जैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं हम अमाइनो एसिड एस्पार्टिक एसिड का, तो एस्पार्टिक एसिड का स्ट्रक्चर इस तरीके से होगा। क्या मिलेगा आपको यहाँ पर CH2, देन C डबल बॉन्ड के साथ में O आप बना सकते हैं, देन एक तरफ आपको क्या मिलेगा, OH मिलेगा। अगर हाइड्रोजन नहीं लिखना है तो आप इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, स्पार्टेट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यहीं पर आपको क्या करना है, जो भी चेंजेस करना है वो कहाँ होंगे, यहीं पर होंगे। क्या देखना है आपको, ये जो OH था ओके उसकी प्लेस पर आपको क्या ऐड कर देना है, NH2 ऐड कर देना है। तो किसका स्ट्रक्चर बन जाएगा, एस्पार्टेट से एस्पैरेजिन का स्ट्रक्चर बन जाएगा। कहाँ चेंज करना है, आर ग्रुप में। आर ग्रुप में क्या चेंजेस आपको देखने के लिए मिलेंगे, यहाँ पर आपको CH तो मिलेगा ही, इसमें आप क्या ऐड कर रहे थे एस्पार्टिक एसिड में, COOH, उसकी जगह पे यहाँ पे क्या रह जाएगा, C और O तो रहेगा, लेकिन OH की प्लेस पर आपको क्या ऐड कर देना है, NH2 मॉलिक्यूल ऐड कर देना है। तो किसका स्ट्रक्चर बन जाएगा, एस्पार्टिक एसिड से एस्पैरेजिन का स्ट्रक्चर आपने सीखा। यही चेंजेस आपको किस में करना है, ग्लूटामिक एसिड में करना है, तो ग्लूटामिन का स्ट्रक्चर बन जाएगा। देखते हैं एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड के स्ट्रक्चर में क्या चेंजेस थे। यहाँ पे चेंज था, दो मॉलिक्यूल यहाँ पर CH2 के ऐड हो रहे थे, उसके बाद यहाँ पर COOH आपको देखने के लिए मिल रहा था। ओके, इसको हम थोड़ा सा इस तरीके से लिखते हैं ताकि हम किसका स्ट्रक्चर समझ सकें, ग्लूटामिक एसिड का स्ट्रक्चर समझ सकें। इस फॉर्म में हम इसे लिख देते हैं। क्या चेंजेस होंगे ग्लूटामिक एसिड और ग्लूटामीन में, देखते हैं ज़रा। आर ग्रुप में चेंजेस मैं आपको करके बताती हूँ। क्या होगा, यहाँ पर CH2 सेम मिलेगा, देन अगेन CH2 सेम मिलेगा, उसके बाद C डबल बॉन्ड O, देन यहाँ पर OH, जैसे स्पार्टेट में आपने OH को हटा के NH2 ऐड किया था, वैसे ही ग्लूटामिक एसिड से भी आपको OH हटाकर यहाँ पे अगर आपने NH2 ग्रुप को ऐड कर दिया तो ये किसका स्ट्रक्चर बन गया है, ये स्ट्रक्चर आपको मिला है ग्लूटामीन का। ओके, तो स्पार्टेट से किसका सिंथेसिस हो सकता है, एस्पैरेजिन का सिंथेसिस आपको देखने के लिए मिल सकता है, और ग्लूटामिक एसिड या ग्लूटामेट से आपको क्या मिलता है, ग्लूटामीन का स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है। अच्छा, आप थोड़ा सा इसको क्रेब्स साइकिल से रिलेट कर सकते हैं। क्रेब्स साइकिल में आपको कुछ ऐसे स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल ऐसे देखने के लिए मिलते हैं। क्रेब्स साइकिल में आपने ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के बारे में सुना होगा, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। और क्या सुना है आपने, क्या आपने अल्फा कीटो ग्लूटरेट के बारे में सुना है, अल्फा कीटो ग्लूटेरेट। ओके, लाइफ साइंस अगर आपको पढ़ना है तो सबसे पहली चीज़ ये याद रखना है कि जब भी हम किसी अमाइनो एसिड की बात कर रहे हैं, किसी कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहे हैं, तो आपका ध्यान ऐसे किसी मॉलिक्यूल पे जाना चाहिए जो आपने कहीं और इससे रिलेटेड चीज़ें पढ़ी हो, राइट। जब हम क्रेब्स साइकिल से अमाइनो एसिड की सिंथेसिस की बात करते हैं तो हम कहते हैं ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जो क्रेब्स साइकिल का मॉलिक्यूल है वो क्या बनाता है, वो बनाता है कौन सी अमाइनो एसिड को बना सकता है, एस्पार्टिक अमाइनो एसिड को बनाता है। और यही एस्पार्टिक अमाइनो एसिड से क्या बन सकता है, जैसे अभी आपने देखा क्या बन सकता है, एस्पैरेजीन मॉलिक्यूल बन सकता है अमाइनो एसिड का। इसी तरीके से नाम में ही आपको दिख रहा है अल्फा कीटोग्लूटरेट में ग्लूटोरेट मीन्स ग्लूटामिक एसिड का सिंथेसिस या क्या कर सकेगा, ओके, ग्लूटामिक
एसिड, और ग्लूटामिक एसिड अगर है तो क्या बना पाएगा, ग्लूटामीन बना पाएगा। ओके, सो अमाइनो एसिड की जब हम सिंथेसिस की बात करते हैं तो हम क्रेब्स साइकिल से उसे पढ़ते हैं। ओके, आपने देखा होगा अगर आपने मेटाबॉलिज्म में ग्लाइकोलिसिस पढ़ा हो, ग्लाइकोलिसिस में जब आप एक एंजाइम की इनिबिशन की बात करते हैं तो आप कहते हैं कि एलिनिन मॉलिक्यूल उसे इनिबिट कर रहा होता है। कैसे करेगा, क्योंकि आगे जब ग्लाइकोलिसिस से क्रेब्स साइकिल में एंटर करेगी वहाँ पर किसका सिंथेसिस आपको देखने के लिए मिलता है, आपको एलिनिन मॉलिक्यूल का भी सिंथेसिस देखने के लिए मिलता है। ओके, चूंकि आगे जाके एलिनिन बन रहा है तो वो क्या कर सकता है, फीडबैक इनहिबिशन मैकेनिज्म के थ्रू क्या करेगा, इनहिबिट कर सकता है उस पर्टिकुलर प्रोसेस को। ओके, तो सारी जितनी भी अमाइनो एसिड है हम किससे सिंथेसिस पढ़ते हैं, कहाँ इसकी सिंथेसिस पढ़ते हैं, क्रेब्स साइकिल से रिलेट करके। ओके, नेक्स्ट हम अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। कितने अमाइनो एसिड हमने देख लिए हैं, ग्लाइसिन, एलेनिन, वैलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, देन सीरीन, थ्रियोनिन, हाइड्रोक्सी ग्रुप कंटेनिंग अमाइनो एसिड। रिवीजन बहुत ज़रूरी है। ओके, जितना पढ़ा है उसको साथ साथ में रिवाइज करते जाए। दूसरा क्या हो जाएगा, सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड में हमने पढ़ा सिस्टीन एंड मिथ्योनिन। देन हमने किसके बारे में बात की, स्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड, देन एस्पैरेजिन एंड ग्लूटामिन। ओके, चलिए आगे दूसरे स्ट्रक्चर्स की हम बात करते हैं अमाइनो एसिड में। अभी हमने देखा कौन सी अमाइनो एसिड हमने पढ़ी, एसिडिक अमाइनो एसिड, एंड कौन सी अमाइनो एसिड के बारे में हमने बात की है, अमाइनो एसिड अमाइड्स के बारे में। ग्लूटामीन और एस्पैरेजिन हम क्या नहीं कहेंगे, बेसिक अमाइनो एसिड की कैटेगरी में नहीं रखेंगे उसे। ओके, क्योंकि वो एसिडिक अमाइनो एसिड में ही मॉडिफिकेशन हुआ है और वहाँ कौन सा बॉन्ड आपको देखने के लिए मिल रहा है, अमाइड बॉन्ड देखने के लिए मिल रहा है। नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ अमाइनो एसिड क्लासिफिकेशन इज बेसिक अमाइनो एसिड। और बेसिक अमाइनो एसिड में हम कौन से अमाइनो एसिड्स की बात करेंगे, लाइसिन एंड आर्जिनिन। चलिए देखते हैं लाइसिन एंड आर्जिनिन के स्ट्रक्चर को। लाइसिन का स्ट्रक्चर, लाइसिन के स्ट्रक्चर में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, सिंपली आर चेन याद रखना है। आर चेन में आपको 4 CH2 मॉलिक्यूल ऐड करते जाना है। इतना तो सभी अमाइनो एसिड में सिमिलर रहेगा। अगेन आर चेन में चेंजेस आपको करना है। लाइसिन का आर चेन कैसी होगी, लाइसिन की आर चेन में आपको जोड़ना है CH2 के मॉलिक्यूल्स। कितने, 4 मॉलिक्यूल्स, CH2, CH2, CH2 एंड देन CH2। अब चूंकि ये क्या है, बेसिक अमाइनो एसिड की का एग्जाम्पल है, तो बेसिक अमाइनो एसिड जो है उसमें NH2 आपको देखने के लिए मिलेगा। अब NH2 आपको लास्ट में ऐड कर देना है। ओके, या NH3 पॉजिटिव आप ऐड कर सकते हैं। क्लियर है, तो बेसिक अमाइनो एसिड में आप एग्जाम्पल पढ़ते हैं लाइसिन का और दूसरा एग्जाम्पल पढ़ते हैं किसका, आर्जिनिन का। ओके, ये रहा आपका लाइसिन का स्ट्रक्चर और ये रहा आर्जिनिन का स्ट्रक्चर। लाइसिन का स्ट्रक्चर आपको याद हुआ, क्या क्या है लाइसिन के स्ट्रक्चर में, 4 CH2 मॉलिक्यूल्स आपको याद रखना है। ओके, कितने मॉलिक्यूल, 4 CH2 मॉलिक्यूल्स। इसी के मॉडिफिकेशन से आप किसका स्ट्रक्चर याद रख सकते हैं, दूसरा एसिडिक बेसिक अमाइनो एसिड जो है आर्जिनिन। क्या चेंजेस है आर्जिनिन और लाइसिन के स्ट्रक्चर में, देखिए ये यहाँ पर सिमिलर मिलेगा, अगेन सिमिलैरिटी, अगेन सिमिलैरिटी। चेंजेस कहाँ हैं, चेंजेस है यहाँ पर क्या देखने के लिए मिलेंगे आपको, 3 नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल, मतलब आपको यहाँ पर नाइट्रोजन देखने के लिए मिल रहा है, अगेन ये NH2 और यहाँ पर भी NH2 देखने के लिए मिल रहा है। सेंटर में क्या आ गया है, चौथा वाला कार्बन आ गया। ओके, तो इतना मॉलिक्यूल आपको एक्स्ट्रा याद रखना है किसके स्ट्रक्चर में, आर्जिनिन के स्ट्रक्चर में। अगेन समझते हैं, हमने लाइसिन का स्ट्रक्चर बनाया है, आर चेन CH2 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 एंड CH2 और इसी से क्या अटैच होगा, NH3 पॉजिटिव वाला मॉलिक्यूल अटैच होगा। ये था लाइसिन का। और हमने आर्जिनिन के स्ट्रक्चर में क्या देखा, CH2 CH2 एंड CH2, 3 तो होंगे ही। अब इससे आपको एक नाइट्रोजन मॉलिक्यूल अटैच करना, इस नाइट्रोजन से एक कार्बन और इस कार्बन से अगेन एक नाइट्रोजन और इस कार्बन से एक नाइट्रोजन इस साइड में। ओके, तो क्या होगा आपको पता है, NH2 पॉजिटिव आपको यहाँ पे याद रखना है, डबल बॉन्डेड इसको याद रखना है क्योंकि कार्बन तो 4 बॉन्ड बनाएगा। ओके, उसके पास एटम्स कितने हैं, 3 नाइट्रोजन है, तो एक ना एक नाइट्रोजन के साथ तो वो क्या बनाएगा, डबल बॉन्ड बनाएगा ही। ओके, और यहाँ पर बाकी आपको सेटिस्फाई करना है जितने भी बॉन्ड्स हैं उनको, तो ये हो जाएंगे NH2 मॉलिक्यूल एंड अगेन ये हो जाएगा NH मॉलिक्यूल। ओके, तो आपने 2 बेसिक अमाइनो एसिड्स के स्ट्रक्चर और सीख लिए। स्ट्रक्चर अगर याद है तो क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे, आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी।
हर बार थोड़ा थोड़ा जो है अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर आप किसी भी टाइम बैठिए और पेपर पे स्ट्रक्चर बनाते जाइए। ओके, नेक्स्ट कैटेगरी हो जाएगी क्लासिफिकेशन की, होगी। आपने क्या देखा था? हमने देखा था एरोमेटिक अमाइनो एसिड। अब एरोमेटिक अमाइनो एसिड की स्पेशलिटी क्या है? जितने भी अमाइनो एसिड है 20 के 20, क्या सभी प्रोटीन में प्रेजेंट होंगे? नहीं। ओके, सारे स्ट्रक्चर में क्या चेंजेस होता है प्रोटीन का? सिर्फ ये 20 अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर के अरेंजमेंट में, इनके सीक्वेंस में चेंजेस आपको देखने के लिए मिलते हैं। ओके, तो प्रोटीन मॉलिक्यूल का अगर आपको क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन करना है, कौन से इंस्ट्रूमेंट से करते हैं? हम करते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से करते हैं। अब स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में कौन सी लाइट की हम बात करते हैं? स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में आप कौन सी लाइट की बात करते हैं? तो वो लाइट होती है यूवी लाइट। ओके, तो यूवी लाइट या फिर यूवी लाइट का एब्जॉर्प्शन कौन सी अमाइनो एसिड्स कर सकती है, कौन से मॉलिक्यूल्स कर सकते हैं? तो वो मॉलिक्यूल्स होते हैं एरोमेटिक रिंग्स। ओके, कौन सी रिंग्स? एरोमेटिक रिंग्स। अब जहाँ जहाँ जिस जिस अमाइनो एसिड में एरोमेटिक रिंग आपको मिलेगी, वो अमाइनो एसिड क्या कर सकती है? यूवी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर सकती है। एक पर्टिकुलर नैनोमीटर पर, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पर क्या करेगी? यूवी लाइट को एब्जॉर्ब करेगी। तो ऐसा प्रोटीन जिसके अंदर आपको क्या नहीं मिलेगा? एरोमेटिक अमाइनो एसिड देखने के लिए नहीं मिलेगी। तो क्या वो पर्टिकुलर रेंज में, जैसे हम इसकी बात करें तो 280 नैनोमीटर की रेंज पर यहाँ पे एब्जॉर्प्शन शो करेगी। ओके, तो पूरे प्रोटीन मॉलिक्यूल का एब्जॉर्प्शन किस पे डिपेंड है? एरोमेटिक अमाइनो एसिड पर डिपेंड है। ओके, तो एरोमेटिक अमाइनो एसिड में हम कौन कौन से एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं एक फिनाइलएलेनिन, टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफैन। और ट्रिप्टोफैन को आप कौन सी कैटेगरी में भी रखते हैं? हेट्रोसाइक्लिक अमाइनो एसिड की कैटेगरी में भी रखते हैं। क्या बताया था मैंने हेट्रोसाइक्लिक अमाइनो एसिड की कैटेगरी के बारे में? इसकी जो रिंग होती है उसमें सेम टाइप के एटम्स नहीं होते हैं, एक ना एक दूसरे कोई किसी टाइप का एटम भी आपको देखने के लिए मिलेगा। और बेसिकली यहाँ पे क्या देखने के लिए मिलेगा? नाइट्रोजन एक्स्ट्रा आपको देखने के लिए मिलेगा। चलिए स्ट्रक्चर याद करते हैं फिर से, एलेनिन को याद किया जाए। एलेनिन का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? एलेनिन का स्ट्रक्चर था यहाँ पर CH3। नाम देखिए जरा एरोमेटिक अमाइनो एसिड का, पहला फिनाइल एलेनिन। फिनाइल वर्ड से हमारे माइंड में कहीं ना कहीं कौन सी रिंग आएगी? आएगी बेंजीन रिंग। ओके, बेंजीन रिंग आएगी दिमाग में। कुछ नहीं करना है इस स्ट्रक्चर में, एलेनिन के स्ट्रक्चर में आपको पता है यहाँ कितना है? CH3 था। क्या करना है आपको यहाँ पे मॉडिफिकेशन? CH2 को रखना है वैसे ही, और एक हाइड्रोजन आपने हटाया और किसको ऐड कर दिया? बेंजीन रिंग को ऐड कर दिया। बेंजीन रिंग को आप क्या कर देंगे? यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो इस स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे हम? कौन सी अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर बन जाएगा? फिनाइल एलेनिन का स्ट्रक्चर बन जाएगा। नेक्स्ट कौन सी अमाइनो एसिड है? टायरोसिन। अगर फिनाइल एलेनिन का स्ट्रक्चर याद है, फिनाइल एलेनिन के स्ट्रक्चर में क्या देखा अभी हमने? वही एलेनिन। एलेनिन में हमने क्या चेंजेस करे? हाइड्रोजन की जगह बेंजीन रिंग को, बेंजीन वाली रिंग को क्या कर दिया? ऐड कर दिया। तो ये किसका स्ट्रक्चर बना? ये स्ट्रक्चर बना फिनाइल एलेनिन का। अगर इसी में यहाँ पर आप क्या ऐड कर दें? एक OH ऐड कर दें। ओके, जैसे बेंजीन और फिनॉल में क्या डिफरेंस होता है? बेंजीन रिंग होगी और फिनॉल जब आप बनाते थे 12th क्लास में, अगर याद हो आपको, ओके, तो क्या करते थे? यहाँ पर OH ऐड कर देते। बस अगर आप डायरेक्टली एलेनिन मॉलिक्यूल से याद रखना चाहो तो क्या याद रखोगे? एलेनिन में जहाँ पर CH3 था वहाँ से एक हाइड्रोजन को हटाया और फिनॉल को ऐड कर दिया। ओके, तो या तो आप इसे याद रखो या तो आप वैसे याद रखो। क्लियर है? तो आपने दो एरोमेटिक अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर्स भी सीख लिए। R चेन में क्या मिलेगा आपको? एक में मिलेगा बेंजीन रिंग और एक में मिलेगा फिनॉल का स्ट्रक्चर। ओके, क्लियर है? इतना हो गया फिनाइल एलेनिन एंड टायरोसिन। ठीक है, अभी हम ट्रिप्टोफैन को थोड़ा सा होल्ड पर रखते हैं। ओके, क्लासिफिकेशन देखिए ज़रा अगेन, कौन कौन से हमने क्लासिफिकेशन कंप्लीट कर लिए हैं अमीनो एसिड के। हमने सिंपल अमीनो एसिड्स में कंप्लीट किया, देन हाइड्रोक्सी अमीनो एसिड्स कंप्लीट किए, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स, देन एसिडिक अमीनो एसिड अमाइड्स, देन बेसिक अमीनो एसिड्स और एरोमेटिक अमीनो एसिड्स की हमने बात कर ली है। नेक्स्ट हमें बात करना है हेट्रोसाइक्लिक अमीनो एसिड्स की। ओके, अब हेट्रोसाइक्लिक अमीनो एसिड और एरोमेटिक अमीनो एसिड्स में क्या चीज़ कॉमन है? आपको क्या देखने के लिए मिलेगा? हेट्रोसाइक्लिक रिंग देखने के लिए मिलेगी। और हेट्रोसाइक्लिक अमीनो एसिड और एरोमेटिक अमीनो एसिड में कॉमन आपको क्या मिल रहा है? ट्रिप्टोफैन देखने के लिए मिल रहा है। ओके, ट्रिप्टोफैन देखने के लिए मिल रहा है। जितने भी अभी तक आपने स्ट्रक्चर्स पढ़े हैं उनके स्ट्रक्चर्स आपको याद होना चाहिए, बाकी आपको समझना है।
क्या बोला मैंने, हेट्रोसाइक्लिक अमाइनो एसिड समझते हैं हम, स्ट्रक्चर बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट आपको क्या याद रखना है, बाकी में हेट्रोसाइक्लिक अमाइनो एसिड में सिर्फ आप देख के याद रखेंगे कि क्या डिफरेंसेस हैं ट्रिप्टोफैन, हिस्टिडीन एंड प्रोलीन में। अब आपको पता है ट्रिप्टोफैन क्या स्पेशलिटी है, इसके अंदर आपको कौन सी रिंग भी दिखाई दे रही है, एरोमेटिक रिंग भी दिखाई दे रही है, तो एक तो आपको बेंजीन रिंग जैसा स्ट्रक्चर मिलेगा, क्लियर है, और क्या आपको देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पर ये वाला स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलेगा। तो ये किससे रिलेटेड स्ट्रक्चर हो गया, ट्रिप्टोफैन से रिलेटेड स्ट्रक्चर हो गया। देन है हिस्टिडीन, ओके, देखते हैं अभी हिस्टिडीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। और एक और सबसे स्पेशल में हम बात करते हैं एक तो ग्लाइसिन मॉलिक्यूल की और एक हम बात करते हैं प्रोलीन मॉलिक्यूल की, ठीक है। प्रोलीन का स्ट्रक्चर इतना स्पेशल है कि उसकी जो आर चेन होती है वो जाके उसी के अमीनो एसिड में क्या कर लेती है, बॉन्ड बना लेती है, मीन्स अपने ही घर में क्या बना लेती है, बॉन्ड बना लेगी। कैसे, जरा देखते हैं हम, ठीक है। क्या देखा अभी हमने हेट्रोसाइक्लिक अमाइनो एसिड में, हेट्रोसाइक्लिक अमाइनो एसिड में आपको एक एग्जांपल किसका पढ़ना है, ट्रिप्टोफैन का। ट्रिप्टोफैन में ये चीज़ें सभी में कॉमन होगी, कार्बन, कार्बन से अटैच NH2, देन COOH, ओके, इतना तो सभी में कॉमन होगा। आर ग्रुप क्या है यहाँ पर, ये वाला। ट्रिप्टोफैन में कौन सा, ये जो रिंग है इस रिंग को क्या कहा जाता है, तो ट्रिप्टोफैन में इस रिंग को कहा जाता है इंडोल रिंग। अगर आपको याद आ रहा हो, थोड़ा सा कनेक्शन हम करते हैं किससे करेंगे, ऑक्सीन से, ओके। ऑक्सीन का मॉलिक्यूल क्या कहा जाता है, आप पढ़ते हैं IAA, इंडोल एसिटिक एसिड। किससे सिंथेसाइज होता है, ट्रिप्टोफैन से ही सिंथेसाइज होता है। कुछ ऐसे हार्मोन्स भी हैं जो टायरोसिन अमाइनो एसिड से सिंथेसाइज होते हैं, कुछ हार्मोन्स ऐसे हैं जो किससे सिंथेसाइज होंगे, ट्रिप्टोफैन से सिंथेसाइज होंगे, ओके। तो थोड़ा सा कनेक्शन करते हुए चलना है चीज़ों की, ओके। तो ट्रिप्टोफैन का स्ट्रक्चर में क्या आपको याद रखना है, एक एरोमेटिक रिंग होगी और साथ में एक और रिंग, यहाँ पर हेट्रोसाइक्लिक रिंग भी प्रेजेंट होगी, इतना सा आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपको क्या याद रखना है, प्रोलीन के स्ट्रक्चर की पहले बात कर लेते हैं, लास्ट में आपके पास क्या बच जाएगा, हिस्टिडीन बच जाएगा, ओके। तो प्रोलीन क्या कहा मैंने, इसकी आर चेन इसी के मेन अमीनो ग्रुप के साथ में क्या कर लेती है, बॉन्ड बना लेती है। अभी तक हमने देखा कि जितने भी अमीनो एसिड्स थे उनमें ये जो ग्रुप है इतने एटम्स के, ये पर्टिकुलर इतना क्या था, सिमिलर था, आर चेन में क्या हो रहे थे, चेंजेस हो रहे थे। इसमें स्पेशल क्या याद रखना है, आर चेन बनाते हैं सबसे पहले, कैसी होगी इसकी, CH2 एंड CH2, इतना तो हम याद रख सकते हैं। क्या याद रखना है, ये किससे जाके बॉन्ड बना लेगा, इस नाइट्रोजन से जाके बॉन्ड बना लेगा, ओके। ये स्पेशलिटी है प्रोलीन मॉलिक्यूल की, ओके। थोड़ा और आपको थोड़ा सा याद दिलाती हूँ, आपने पढ़ा होगा कि जैसे कोई एंजाइम है, ट्रिप्सिन है, काइमोट्रिप्सिन है, ओके। इसके अलावा हम बात करते हैं पेप्सिन की। तो ये एंजाइम जब एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड के बीच में कट करते हैं तो हम ये पढ़ते हैं कि उस अमाइनो एसिड के साथ में अगर प्रोलीन बॉन्डेड है तो वो क्या नहीं कर पाएगा, एंजाइम उस बॉन्ड को तोड़ नहीं पाएगा, उस पेप्टाइड बॉन्ड को क्या नहीं कर पाएगा, तोड़ नहीं पाएगा। उसके पीछे रीज़न क्या है, इस प्रोलीन का अजीब सा स्ट्रक्चर, ओके। तो इसीलिए हमें इसे याद रखना है। जैसे हमने ग्लाइसिन में पढ़ा था, सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है, क्योंकि उसमें आर ग्रुप में हाइड्रोजन ही अटैच था। प्रोलीन में क्यों हमें स्पेशली याद रखना है, क्योंकि इसकी जो आर चेन है वो वापस किससे बॉन्ड बना ले रही है, NH से बॉन्ड बना ले रही है, इसी के अमीनो ग्रुप से बॉन्ड बना ले रही है, ओके। इसीलिए यहाँ जो रिंग जैसा स्ट्रक्चर है प्रोलीन का ऐसे बन जाता है, क्लियर है। और हम थोड़ा सा देख लेते हैं जिससे हम पढ़ रहे थे, इस वाले में आप देख लीजिए, ब्लू आपको पोर्शंस देखना है, ये रहा प्रोलीन का स्ट्रक्चर, ठीक है। ये चीज़ें सभी में सिमिलर है, दिख रही है आपको, बट इसका ये जो अमीनो ग्रुप है उसने किसके साथ में रिएक्शन कर लिया, इसकी आर चेन के साथ में ही बॉन्ड बना लिया, ओके। तो हेट्रोसाइक्लिक क्यों कहा, क्योंकि नाइट्रोजन रिंग के अंदर आ चुका है, ओके। तो आपने क्या देखा, हेट्रोसाइक्लिक अमाइनो एसिड्स में आपने 3 एग्जाम्पल्स पढ़े। एक आपने पढ़ा ट्रिप्टोफैन, ओके, ट्रिप्टोफैन पढ़ा, प्रोलीन पढ़ा, और एक लास्ट हमारे पास बचा है कौन सा स्ट्रक्चर, हिस्टिडीन का, ओके। अब हिस्टिडीन देख लेते हैं।
ओके हिस्टिडीन में क्या डिफरेंस है, हिस्टिडीन कैसा मॉलिक्यूल आपको दिखाई दे रहा है, हिस्टिडीन में भी आपको क्या दिखाई दे रही है, रिंग दिखाई दे रही है जो कैसी है, हेटेरोसाइक्लिक रिंग है। प्रोलीन का आपको याद रह जाएगा, कैसे रिंग याद रहेगी कि R जो चेन है वही अमीनो ग्रुप के साथ में बॉन्ड बनाकर रिंग बना रही है। ट्रिप्टोफैन की हेटेरोसाइक्लिक रिंग को कैसे याद रखोगे, ट्रिप्टोफैन में कौन सा रिंग है, इंडोल रिंग हम उसे कहेंगे। ओके हिस्टिडीन में आपकी कौन सी रिंग मिलेगी, आपको ये जो ग्रुप है उसे क्या कहेंगे, हम उसे क्या कहेंगे, हम यहाँ पर एक देखो कुछ इस तरीके से मॉलिक्यूल होते हैं, मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या आपको स्पेशलिटी जो है याद रखना है ग्रुप्स की। ओके जैसे ये क्वेश्चन आपको अगर आ जाए कि कौन सा ग्रुप किस में पाया जाएगा, ओके तो हम देख रहे थे फिनोलिक ग्रुप किस में पाया जा रहा था, फिनोलिक ग्रुप आपने देखा था आपको टायरोसिन में मिला था। ओके वैसे ही यहाँ पर एक और लिख लो इंडोल ग्रुप, इंडोल किस में मिलता है, इंडोल मिलता है आपको ट्रिप्टोफैन के अंदर, किस में मिलेगा, ट्रिप्टोफैन के अंदर मिलेगा। ओके क्वेश्चंस इस तरीके से आ जाते हैं कि कौन सा ग्रुप किस में आपको मिलेगा, तो कुछ स्पेशल अमाइनो एसिड्स को आपको याद रखना है। वैसे ही हिस्टिडीन की जो आपने हेटेरोसाइक्लिक रिंग देखी है अभी, उस हेटेरोसाइक्लिक रिंग को क्या कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा इमिडाजोल ग्रुप, क्या कहा जाएगा, इमिडाजोल ग्रुप। और आर्जिनिन का स्ट्रक्चर हमने देखा था जहाँ पर आपको क्या मिल रहा था, CH2 देन आपने एक CH2 बनाया था, इससे एक नाइट्रोजन कनेक्ट किया था, इस नाइट्रोजन से क्या आपने देखा था, इससे एक कार्बन अटैच था। ओके और उस कार्बन से फिर से क्या अटैच था, 2 नाइट्रोजन और अटैच थे। ठीक है इस टाइप का स्ट्रक्चर आपको देखने के लिए मिल रहा था, राइट। तो ये जो ग्रुप है, ये जो R ग्रुप है उसे क्या कहा जाता है, गुआनिडीनो ग्रुप कहा जाता है। ओके तो आपको ये सारे ग्रुप्स एक बार में याद रखना है। ठीक है नेक्स्ट हम तो इसी तरीके से 20 के 20 अमीनो एसिड को हमने क्लासिफाई किया है और 20 के 20 अमीनो एसिड के हमने स्ट्रक्चर्स देखे हैं। और ये जो क्लासिफिकेशन अभी तक हमने पढ़ा है वो किसके बेसिस पर था, R चेन के बेसिस पर। और भी क्लासिफिकेशन है इसके, लेकिन अगर आपको एक बार सारे के सारे स्ट्रक्चर्स आ गए हैं तो अब जो आगे क्लासिफिकेशन करना है वो बहुत आपके लिए क्या हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा। ओके तो ये सारे स्ट्रक्चर्स का क्लासिफिकेशन हम देख चुके हैं। नेक्स्ट हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, किसके बेसिस पर हम बात कर लेते हैं, पहले हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ अमाइनो एसिड एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अब सभी को पता है अमाइनो एसिड अगर है तो मिनिमम एक अमीनो ग्रुप और एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप तो सभी अमीनो एसिड्स में मिलेगा। ठीक है जब हमने एसिडिक अमीनो ग्रुप की बात करी थी तो R ग्रुप में आपको एक्स्ट्रा COOH मिल रहा था, बेसिक में क्या मिल रहा था, एक्स्ट्रा NH2 ग्रुप मिल रहा था। तो इनके नंबर्स में चेंज आएंगे पूरे मॉलिक्यूल्स में, हर एक अमीनो एसिड में एक एक तो मिलेगा ही। ओके तो हम कैसे इसको क्लासिफाई कर सकते हैं, इनके नंबर के बेसिस पर। तो नंबर के बेसिस पे पहला क्लासिफिकेशन कौन सा होगा, मोनो अमीनो मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसी अमाइनो एसिड्स जिनके R ग्रुप में ना तो कोई एक्स्ट्रा एसिडिक ग्रुप है और ना ही कोई एक्स्ट्रा बेसिक ग्रुप है, तो उसमें क्या हो जाएगा, उसे हम कौन सी कैटेगरी के अंदर रखेंगे, मोनो अमीनो मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब एक अमीनो ग्रुप और एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। ओके तो मोनो अमीनो मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड का भी सब क्लासिफिकेशन हम देख लेते हैं ताकि हमें याद रहे। ओके तो सबसे पहला है अनसब्स्टिट्यूटेड। अनसब्स्टिट्यूटेड समझ में आ रहा है, सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड। जितनी अमीनो एसिड हमने किस में पढ़ी थी, किसके अंदर हमने देखी थी, एलिफेटिक अमीनो एसिड में, वो सारी किसके अंदर आ जाएगी, वो आ जाएगी आपकी मोनो अमीनो मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड अमीनो एसिड में। एक बार फिर से स्ट्रक्चर देखो जरा, ठीक है आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपको दिख भी जाएगा कि वहाँ पे कुछ भी सब्स्टिट्यूशन नहीं है। ओके यहाँ पे सिंपली हाइड्रोजन है, देन यहाँ CH3, फिर वैलिन में भी आपको कार्बन और हाइड्रोजन मिल रहा है, यहाँ भी कार्बन हाइड्रोजन मिल रहा है, यहाँ भी कार्बन हाइड्रोजन मिल रहा है। ये सारे एग्जाम्पल में आपको एक ही अमीनो ग्रुप और एक ही कार्बोक्सिलिक ग्रुप मिल रहा है, आप देख सकते हैं। ठीक है तो किस कैटेगरी में इसको रखा हमने, मोनो अमीनो मोनो कार्बोक्सिलिक ग्रुप में हमने इसको रखा है। साथ ही इसमें क्या है, अनसब्स्टिट्यूटेड की कैटेगरी में इसे हम कहेंगे। ठीक है आगे हम पढ़ते हैं हेटेरोसाइक्लिक। अब जब हमने हेटेरोसाइक्लिक की बात करी तो पूरी की पूरी रिंग इन्वॉल्व थी, क्या उसमें कोई एक्स्ट्रा कुछ प्रेजेंट था, नहीं प्रेजेंट था। ओके हेटेरोसाइक्लिक में आप दो तरीके से बात कर सकते हैं। ओके पहला हम बात कर रहे हैं यहाँ पे मोनो अमीनो मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड में हम सिर्फ किसका एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं, प्रोलीन का एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं। एक ही अमीनो ग्रुप होगा और एक ही एसिडिक ग्रुप होगा। ओके
अमीनो एंड एसिडिक ग्रुप। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको कितने ग्रुप देखने के लिए मिल रहे हैं, एक ही देखने के लिए मिल रहे हैं, एक अमीनो और एक एसिडिक ग्रुप। तो ये भी कौन सी कैटेगरी में आ गया, मोनो अमीनो मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड की कैटेगरी में आ गया। ओके, नेक्स्ट एरोमेटिक, मोनो अमीनो मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड की सब कैटेगरी एरोमेटिक। अब एरोमेटिक में एग्जांपल क्या आ जाएगा, फिनाइल एलेनिन। क्या था फिनाइल एलेनिन में, यहाँ पे आर ग्रुप में एलेनिन, फिनाइल एलेनिन में आपको यही देखने के लिए मिल रहा था, राइट। और आपने क्या देखा, टायरोसिन, टायरोसिन में आपको इसमें एक्स्ट्रा क्या देखने के लिए मिल गया था, OH देखने के लिए मिल गया था। ओके, नेक्स्ट हो गया ट्रिप्टोफैन। तो ट्रिप्टोफैन के अंदर चूंकि क्या थी, एरोमेटिक रिंग प्रेजेंट थी, इसलिए था तो वो भी कैसा, एक ही आप उसमें क्या था, अमीनो ग्रुप और दूसरा एक ही एसिडिक ग्रुप जो कॉमनली पाया ही जाएगा। ओके, आगे हम क्लासीफाई करते हैं मोनो अमीनो मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड में ही क्या हो गया, थायो ईथर। ओके, क्या याद रखना है आपको, थायो ईथर। अच्छा, थायो वर्ड, जहाँ पर भी कौन सा वर्ड आ जाए, थायो वर्ड, दिमाग में क्या आना चाहिए, सल्फर मॉलिक्यूल। क्या आना चाहिए दिमाग में, सल्फर मॉलिक्यूल आना चाहिए। थायो वर्ड इज रिलेटेड टू व्हाट, सल्फर। एक आप पढ़ते हो मरकैप्टो वर्ड, क्या पढ़ते हो, मरकैप्टो। ठीक है, पढ़ तो हम अमाइनो एसिड रहे हैं, फिर बेसिक चीजें भी थोड़ा सा क्लियर करते हैं। क्या डिफरेंस है थायो ईथर और मरकैप्टो, आपको पता है दोनों ही वर्ड सल्फर से रिलेटेड है। ओके, तो पहला क्या हो गया, थायो ईथर की हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, थायो ईथर, और दूसरी हम बात करने वाले हैं मरकैप्टो। क्या डिफरेंस है दोनों के अंदर, दोनों में सल्फर प्रेजेंट है, हाँ ठीक है, सल्फर प्रेजेंट हमने लिख दिया। अच्छा, एक हमने सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड पढ़ी थी मिथियोनिन, और दूसरी पढ़ी थी सिस्टीन, पढ़ा था। स्ट्रक्चर में चलते हैं, यहाँ तो बना लेते हैं। क्या देखा था हमने, आर चेन में एलेनिन से क्या डिफरेंस था सिस्टीन के अंदर, यहाँ पर आपको CH2 और साथ में S, और आप क्या लगा रहे थे, H लगा रहे थे। मतलब ये जो सल्फर है वो आप सिर्फ इतने मॉलिक्यूल्स की बात करो, क्या मिल रहा है आपको, यहाँ पे आपको मिल रहा है CSH, यही मिल रहा है। ठीक है, आगे हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर किसका देख लेते हैं, मिथियोनिन का देखते हैं। मिथियोनिन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, अभी हमने बना के देखा था मिथियोनिन का स्ट्रक्चर। ओके, ये रहा मिथियोनिन का स्ट्रक्चर, और यहाँ पे सिस्टीन का स्ट्रक्चर। यहाँ मिल रहा है आपको C बॉन्ड S बॉन्ड H, यहाँ क्या देखने के लिए मिल रहा है, C बॉन्ड S बॉन्ड C। अच्छा, थायो एस्टर नहीं पता आपको, नॉर्मल एस्टर पता है, ओके सॉरी नॉर्मल ईथर पता है। ओके, ईथर क्या होता है, नॉर्मल ईथर क्या होगा, C क्या हो जाएगा, COC, यही पढ़ते हैं हम, नॉर्मल ईथर बॉन्ड। अगर इसमें बीच में ऑक्सीजन की जगह सल्फर लगा दो, ठीक है, ये क्या था, ईथर था, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा थायो ईथर। बेसिक चीज़ें जब आप कंप्लीट करोगे, आप कॉमन सेंस लगाकर भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। इसलिए कोशिश करें कि हर एक छोटी से छोटी चीज़ को हम समझें और याद रखें। ओके, आ जाते हैं हम, तो क्या देखने के लिए मिल रहा है हमको, मोनो अमीनो मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड में ही दो कैटेगरी में आपको क्लासिफिकेशन देखने के लिए मिल रहा है। जब हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सिस्टीन की। सिस्टीन में आपको कौन सा बॉन्ड देखने के लिए मिल रहा है, CSH, और आपको मिथियोनिन में देखने के लिए मिल रहा है CSC, जिसे हम क्या कह रहे हैं, इसे हम कह रहे हैं थायो ईथर कह रहे हैं। ओके, और इसे हम क्या कह रहे हैं, मरकैप्टो, क्या कह रहे हैं, मरकैप्टो। दोनों ही वर्ड सल्फर से रिलेटेड थे, बट चूंकि बॉन्ड्स में आपको अलग अलग देखने के लिए मिल रहा है, यहाँ पे CSC देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पर CSH देखने के लिए मिलेगा, यही डिफरेंस है। इसीलिए मोनो कार्बोक्सिलिक मोनो अमीनो कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर मोनो अमीनो मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड अमाइनो एसिड के अंदर आपको दो कैटेगरी देखने के लिए मिल रही है। एक हो गया थायो ईथर और दूसरा हो गया मरकैप्टो। मरकैप्टो में एग्जाम्पल में आ जाएगा सिस्टीन और थायो ईथर में एग्जाम्पल में आ जाएगा मिथियोनिन। नेक्स्ट मोनो अमीनो मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड में कैटेगरी है हाइड्रोक्सी अमाइनो एसिड की। हाइड्रोक्सी अमाइनो एसिड हमने क्या क्या देखे थे, सीरीन एंड थ्रियोनिन। नॉर्मल सी बात है, इसमें भी क्या होगा, एक ही अमीनो और एक ही कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा। नेक्स्ट कैटेगरी क्या आ जाएगी, कार्बोक्सामाइड। ओके, नया वर्ड आया कार्बोक्सामाइड। अब ये क्या होता है, कार्बोक्सामाइड। ओके, जब हमने एस्पार्टिक एसिड से क्या बनाया था, एस्पार्टिक एसिड से हमने देखा था क्या बन गया था, एस्पैरेजीन बन गया था। और हमने देखा था किससे, ग्लूटामिक एसिड से ग्लूटामीन बना था। ओके,
उसको हमने कौन सी कैटेगरी में रखा था, ज़रा देखते हैं। हमने इसे रखा था अमाइनो एसिड अमाइड्स की कैटेगरी में। अमाइनो एसिड अमाइड्स की कैटेगरी में हम उसे क्यों रख रहे हैं वो भी हमने देखा था कि एस्पार्टिक एसिड के जो COOH ग्रुप था उसमें OH को हटा के NH2 ऐड किया था। कौन सा बॉन्ड बना था, अमाइड बॉन्ड बना था। किससे बनाया था, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में चेंज करके बनाया था। और कार्बोक्सिलिक ग्रुप में चेंज के कारण कौन सा बॉन्ड बना, अमाइड बॉन्ड बना। तो उसे ही हम क्या कहेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड के कारण कार्बोक्सा और अमाइड ग्रुप बनने के अमाइड बॉन्ड बनने के कारण कार्बोक्सामाइड। इज इट क्लियर कि कार्बोक्सामाइड क्या है। जहाँ पर भी कोई नई टर्मिनोलॉजी आए उसे सीखने की कोशिश करें, वो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगी। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे जितनी भी अमाइनो एसिड जिनमें एक ही अमाइनो ग्रुप और एक ही कार्बोक्सिलिक ग्रुप आपको देखने के लिए मिल रहा था, उनको हमने सब क्लासीफाई करके याद रख लिया है। तो अगर आपको ऑप्शंस दे दिए जाए, ओके 20 अमाइनो एसिड है, ऑप्शंस में सिर्फ आपको 4 दिखाई देंगे, हो सकता है मिक्सअप करके भी दे दिया जाए। ओके, तो आपको क्या करना आना चाहिए, उसको सेपरेट करना आना चाहिए। क्लासिफिकेशन क्यों किया गया, आपको क्लासिफिकेशन का बेसिस समझ में आया कि हम क्या कर सकें। अगर हम किन्हीं 2 अमाइनो एसिड की बात कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल सिस्टीन और मिथ्योनिन, तो उन्हें हमें उनके बीच में क्या सिमिलरिटी है वो हमें पता चले। बीच में सिमिलरिटी है कैसे पता चलेगा, क्योंकि उनमें कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे सिमिलर दिखाई दे रहे हैं या तो R चेन में कुछ सिमिलरिटी दिखाई दे रही है। यही बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन था। ओके, जो शॉप वाला होता है ना, आप अगर किराने की शॉप पे जाते हैं तो सारी की सारी टॉफ़ीज ऐसे मिक्स करके तो नहीं रखी रहती है, अलग अलग बॉक्स में अलग अलग टॉफ़ीज रखी होती है। वही बेसिस है हमारा यहाँ पे क्लासीफाई करने का। ओके, ताकि हम जब भी किसी एक अमीनो एसिड की बात करें तो हमारे माइंड में क्लिक हो। अगर मैं बोल रही हूँ एस्पार्टिक एसिड, तो आई होप आपके माइंड में क्या रिकॉल हो रहा होगा, कौन से टाइप की अमाइनो एसिड है, ये एसिडिक अमाइनो एसिड है। अगर मैंने कहा लाइसीन, तो आपको क्या रिकॉल हो रहा होगा, NH3 पॉजिटिव ग्रुप एक्स्ट्रा इसके अंदर अटैच था, तो ये बेसिक अमाइनो एसिड है। अगर मैंने कहा सीरीन, अगर आपको याद हो उसमें तो क्या होगा, OH होगा, तो आपको क्या याद आएगा, हाइड्रोक्सी ग्रुप कंटेनिंग अमाइनो एसिड। इसीलिए सबसे पहले स्ट्रक्चर्स और स्ट्रक्चर के साथ में उनका क्लासिफिकेशन करते हुए स्ट्रक्चर्स को याद करना ज़रूरी है। बाकी क्लासिफिकेशन अगर आपको स्ट्रक्चर याद है तो अपने आप याद होगा। ओके, तो यहाँ पे आपने क्या कंप्लीट किया, मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड अमाइनो एसिड्स को आपने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट हम किसकी बात करने जा रहे हैं, नेक्स्ट हम बात करेंगे मोनो अमीनो, मतलब अमीनो ग्रुप तो एक होगा बट कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या हो जाएंगे, डाई। ओके, मोनो अमीनो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड की हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं। नाम से समझ में आ रहा है, एक अमीनो और 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप किस में प्रेजेंट हो सकते हैं, आपको खुद ही याद आ रहा होगा कि स्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड, ये दोनों हमने क्या पढ़ी थी, स्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड, दोनों कौन सी कैटेगरी की अमाइनो एसिड्स थी, एसिडिक। ओके, कौन सी कैटेगरी की अमाइनो एसिड है, एसिडिक कैटेगरी की अमाइनो एसिड है। अब एसिडिक कैटेगरी की अमाइनो एसिड होने के कारण इनके R ग्रुप में क्या देखने के लिए मिल रहा था, एक्स्ट्रा COOH देखने के लिए मिल रहा था। ओके, फिर से स्ट्रक्चर पे चलते हैं, देखिए आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, दोनों में ही स्पार्टिक एसिड में भी आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है, 2 COOH ग्रुप देखने के लिए मिल रहे हैं और ग्लूटामिक एसिड में भी 2 COOH ग्रुप देखने के लिए मिल रहा है। इसीलिए, और अमीनो ग्रुप कितना मिल रहा है, एक ही मिल रहा है। तो ये दोनों ही अमाइनो एसिड कौन सी कैटेगरी के अंदर आएगी, मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड अमाइनो एसिड की कैटेगरी में आपको देखने के लिए मिलेगी। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन क्या हो सकता है, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है डाई अमीनो मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। अब तो खुद ही समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, 2 अमीनो ग्रुप देखने के लिए मिलेंगे और 1 कार्बोक्सिलिक एसिड देखने के लिए मिलेगा। अगर स्ट्रक्चर्स को याद करो, बेसिक अमाइनो एसिड में आपने क्या पढ़ा था, लाइसीन पढ़ा है और क्या पढ़ा है, आर्जिनिन पढ़ा है। इन दोनों की ही साइड चेन्स में आपने क्या देखा था, दोनों की साइड चेन्स में आपने देखा था एक्स्ट्रा NH3 पॉजिटिव, मतलब अमीनो ग्रुप आपको देखने के लिए मिल रहा था। तो क्या हो जाएगा, जो बेसिकली एक तो सभी में प्रेजेंट होते हैं, R ग्रुप में अगर एक्स्ट्रा है तो उसे हम काउंट कर लेंगे और इसीलिए ये कैटेगराइज हो जाएगा डाई अमीनो मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। इज इट क्लियर? ओके, इसके अलावा एक और आपको देखने के लिए मिल रहा है हिस्टीडीन। जरा हिस्टीडीन का स्ट्रक्चर देखते हैं। हिस्टीडीन का अभी हमने स्ट्रक्चर देखा था,
ये रहा हिस्टीडीन का स्ट्रक्चर। चूंकि आपको यहाँ क्या देखने के लिए मिल रहा है, NH पॉजिटिव देखने के लिए मिल रहा है, तो यहाँ पे आपको क्या मिल गए, 2 अमीनो ग्रुप देखने के लिए मिल रहे हैं, इसीलिए हमने उसे कौन सी कैटेगरी में रख दिया है, डाई अमीनो मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड की कैटेगरी में रखा है। इसी तरीके से हमने अभी तक 2 टाइप से क्लासिफिकेशन कंप्लीट किए हैं। एक हमने R ग्रुप के बेसिस पर क्लासीफाई किया है और दूसरा हमने किसके बेसिस पर क्लासिफिकेशन देखा है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ अमीनो ग्रुप एंड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ओके, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन होगा पोलैरिटी के बेसिस पर। ओके, पोलैरिटी के बेसिस पर अगर हम बात करें, मतलब क्या हो गया, अब आर ग्रुप का नेचर क्या है, आर ग्रुप का नेचर का मतलब क्या, आर ग्रुप में आपको चार्जेस मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, वो पोलर नेचर का है या नहीं है, कि नॉन पोलर नेचर का है। अब जब सारे स्ट्रक्चर्स याद हैं तो जहाँ जहाँ पर आपको एसिडिक या बेसिक ग्रुप मिल रहा है तो वहाँ आपको नॉर्मली पता होगा कि क्या होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस देखने के लिए मिलेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है वो कौन सी कैटेगरी में आ जाएगी, पोलर नेचर की कैटेगरी में आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम उसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं।